श्री शंकर सिंह राज पुरोहित। प्रश्न संख्या। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जिला जालोर में विगत 5 वर्षों में शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1749 आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से 1229 व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए, 456 आवेदन पत्र खारिज किए गए तथा 64 आवेदन पत्र शेष है। तहसीलवार सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 2, विगत 5 वर्षों में जिले में टोपीदार बंदूक के 1111, 12 बोर गन के 82 और रिवाल्वर के 36 लाइसेंस जारी किए गए। सूची परिशिष्ट क पर संलग्न है। खंड 3, अब तक सूची परिशिष्ट क में से 29 व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज होना पाया गया। मोबाइल किसका बज रहा सूची है? परिशिष्ट ख पर संलग्न है। खंड 4, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर उसके द्वारा विधिक प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। टोपीदार बंदूक लाइसेंस के देने का अधिकारी तहसीलदार होता है। कुछ तहसीलों में किसी एक तहसीलदार द्वारा एक साथ बहुत भारी संख्या में लाइसेंस दिए गए। जरा इसकी जांच करवाई जाए। और जालोर जिले में बिना लाइसेंस के हथियार कितने हैं, उनमें से कितने पकड़े गए और उन पर क्या कार्रवाई हुई? वैसे जो आपको हमने अपनी तरफ से परिशिष्ट क जो लगाया है, उसमें हमने बिल्कुल प्रत्येक चीज़ को स्पष्ट किया है। कितने आवेदन हमको प्राप्त हुए, कितने उसमें से दिए। 5 वर्षों में जारी किए गए 12 बोर के तहसील वाइज सूची आपको दे रखी है। जालोर में 25, आहोर में 20, साइला में 2, आगड़ा में नई, भीनमाल में 17, रानीवाड़ा में 12, सांचौर में 6, 82। इसी तरह से रिवाल्वर के भी हमने सूची दे रखी है, जिसमें 36 है टोटल। टोपीदार बंदूकों की भी मैंने इसमें सूची 1111 बता रखी है। मैं सोचता हूं कि मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक चीज़ का जवाब आपको इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। अवैध हथियार कितना है ये एकदम तो मैं एट रैंडम नहीं कह सकता हूं, पर समय समय पर हमारी पुलिस अवैध हथियारों को पकड़ने का काम करती है, उसके केसेज भी बनाती है और अगर कहीं ध्यान में आता है तो हम उस दृष्टि से कार्रवाई करते हैं। पर एग्जैक्ट उनकी संख्या गिन करके बताना तो मतलब ये अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब फिर मेरे को जानकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले 11 टोपीदार लाइसेंस का आपने उत्तर में जिक्र किया है। क्या ये सही है कि एक तहसीलदार 3 तहसीलों में वहां कार्यरत रहा है और उस 1111 में से 500 से अधिक टोपीदार लाइसेंस उस एक ही तहसीलदार ने दिए हैं और उसमें उन लोगों को भी दिए हैं जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज है? नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को आपने ये पिस्टल, रिवॉल्वर और ये सारे लाइसेंस जारी किए हैं, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस जारी होने के बाद अस्त्र नहीं खरीदे और आपने उनके लाइसेंस निरस्त किए? वैसे हमारे इस प्रश्न के पूरे जवाब मंगाने पर हमने बिल्कुल ढूंढ करके निकाला कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर किसी प्रकार के मुकदमे हैं फिर भी लाइसेंस ही आज की तारीख में है। 29 लोगों के ऐसे प्रकरण हैं। उस 29 में से केवल 4 प्रकरण ऐसे हैं जो लाइसेंस जारी होने के पहले भी उन पर मुकदमा था, उसके बाद भी लाइसेंस उनको जारी हुआ। तो बहुत सामान्य किस्म के थे मुकदमे। एक मुकदमा जरूर हमारी छानबीन में से जो आया है कि ये जो रामकिशन पुत्र श्री मोती जी, इन पर इनको लाइसेंस जारी किया हमने 6/3/87 को और इन पर एक गुजरात में
एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा 111/86 दर्ज था। पहले दर्ज मुकदमा होते हुए भी 87 में इनको लाइसेंस बना। ये केस हमने आपके इस प्रश्न के माध्यम से हमारे ध्यान में आया। हम इसकी निश्चित रूप से किसने ये गलती की, समय पर सूचना गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, सूचना हमारे पास थाने पर आनी चाहिए, नहीं आई वहाँ गलती है। दूसरा जो है वो दुर्जन सिंह का है। इसका प्रकरण 2000 में एक दर्ज हुआ था, पर एक सामान्य किस्म का था, 341-323। तो मैं सोचता हूँ शायद, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, पर एक सामान्य किस्म का था। हो सकता है कि जब हमने जारी किया था 2003 में, मुकदमा था 2000 का, तो ये सूचना अभी मेरे पास नहीं आ पाई कि उस समय तक मुकदमा ख़त्म हो चुका था या उसके समय पेंडिंग था, पर मुकदमा उसमें दर्ज था। इसी तरह से एक और है रडमा उर्फ रडीमल। इसका भी इसी तरह से एक 341-323 का मुकदमा था। ये 95 में दर्ज था और 98 में इसको लाइसेंस जारी हुआ है। एक इसी प्रकार से बाकी तो 91 का एक केस किसी पर 95 दर्ज था और फिर भी 98 में उसका लाइसेंस बना है। इसके बाद एक मुकदमा जरूर लगता है रमेश कुमार का, जो 2000 में दर्ज है, आबकारी अधिनियम के तहत था। वो वास्तव में मुकदमा जिस तरह का था, दर्ज होने के बाद अगर ये 2002 में जो इसका लाइसेंस जारी हुआ, मैं इसकी जांच करूंगा कि अगर ये जानकारी में होते हुए भी जिस किसी ने लाइसेंसी देने वाले अधिकारी ने इसको नज़रअंदाज किया, तो कौन व्यक्ति था, किसके कारण से हुआ, इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी निश्चित रूप से करूंगा। गृह मंत्री जी, आपने मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मैंने पहला ये पूछा है कि आपने जो 1111 टोपीदार लाइसेंस जारी किए हैं, एक ही तहसीलदार जालोर जिले में 3 जगह पर तहसीलदार रहा और 500 से ज्यादा लाइसेंस उसने जारी किए हैं। और दूसरा, जिन लोगों को आपने लाइसेंस जारी किए, उनमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने शस्त्र नहीं खरीदे और नहीं खरीदने के कारण आपने लाइसेंस निरस्त किए? 2 बातें मैंने पूछी आपसे। ये जो आपने टोपीदार बंदूक के बारे में, इनको भी पूछ लेने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्री जी बताने का श्रम करेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर वैसे ही शांतप्रिय इलाका है और वहाँ पर मौत मरण के और ऐसे त्योहारों में टोपीदार बंदूकों का उपयोग लिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने टोपीदार लाइसेंस हेतु आवेदन कर रखा है और जिनके ऊपर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं है, इनके लाइसेंस रोकने का क्या कारण है? और विशेष तौर पे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ पर हमारा वैसे शांतप्रिय इलाका है, कम से कम मौत मरण और सामाजिक फंक्शनों में हमारे टोपीदार बंदूकों का उपयोग करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि उस पर आप कोई माननीय सदस्य, ये तो अलग से प्रश्न है। नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, मैं आप जवाब देना चाहें तो दें। कहूँगा कि उस समय तहसीलदार 3 तहसीलों में था, क्योंकि मेरे पास इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को आप सुन लें। जो टोपीदार बंदूकों के जो लाइसेंस बने हैं, वो मैंने आपको बताया, जालोर में 60 बने, आहोर में 217 बने, साइला में 196 बने और बागड़ा में 150 बने, भीनमाल में 410 बने। निश्चित रूप से ये जो जिन कुछ जिलों में अधिक बने हैं, पर टोपीदार बंदूक के लाइसेंस है जिसमें सामान्यतः अगर उसके खिलाफ कोई केसेज है तो नहीं बनते, बाकी सामान्यतः किसान को ये देते हैं। और मैंने जो आपको बताया, जो मैंने रिजेक्ट किए, वो भी लिस्ट मेरे पास पूरी है। ये जो मैंने जो जारी किए उसकी पूरी एक एक व्यक्ति की सूची इसके साथ है, जो जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और विभाग ने जिनको मुकदमों को ध्यान में रखा नहीं, उसकी मैंने आपको डिटेल दी है। अब वहाँ तहसीलदार कौन 3 तहसीलों में था, ये मेरे पास इस समय एकदम तुरंत उपलब्ध नहीं है कि कौन व्यक्ति 3 तहसीलों में था और उसके द्वारा जारी हुआ। अगर इसमें भी कहीं आपको लगता है कि इंटेंशनली किसी आदमी ने किया है तो मैं फिर से इसको दिखवा दूंगा। अगर कोई इंटेंशनली उसने कुछ किया है तो जो भी कानून के तहत मुझे अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपने कितने लाइसेंस निरस्त किए जिन्होंने अस्त्र नहीं खरीदे? मत खड़े हुआ करो, उसका आपने उत्तर नहीं दिया है। लाइसेंस जारी होने के बाद कितने लोगों ने शस्त्र नहीं खरीदे और इस वजह से आपने उनके लाइसेंस निरस्त किए या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये अभी बताने की स्थिति नहीं है कि जिनको मिल गया और उनमें से कौन से निरस्त हुए, ये सूची मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन जो एप्लीकेशन इन दिनों में जो लगी थी
उनकी सूची जरूर है कि इतने जो है वो हमने निरस्त किए, वो भी तहसील वाइज भी सूची है, नाम वाइज भी सूची है। जहाँ तक बांसवाड़ा के माननीय सदस्य ने कहा कि टोपीदार बंदूकों के बारे में हमने अभी 16/8 को ही डायरेक्शन जारी किए हैं। उस डायरेक्शन में कहा कि अधिक से अधिक 60 दिन के अंदर अंदर एसपी को अपने नीचे की सारी रिपोर्ट कंप्लीट करके थाने की करके और कलेक्टर के तक पहुंचाना होगा। कलेक्टर को 30 दिन का समय दिया है, उस 30 दिन में उसका निस्तारण करना है। यदि वो किसी कारण से इसको ठीक नहीं समझते हैं तो इसका निस्तारण करके इसको रिजेक्ट करना है। पर 90 दिन की उसकी मैक्सिमम सीमा हमने दी है। और हमने ये क्योंकि एक प्राक्कलन समिति की जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जब ये सारे सवाल खड़े हुए थे तो हमारे सारे अधिकारियों ने जाने के बाद सितंबर में उनकी मीटिंग हुई। 16/8 के दिन हमने अपने सारे नए आदेश जारी किए और एक बार फिर से समय की ठीक तरह से पालना हो इसका प्रयास किया है। अभी भी कोई 100% उसकी पालना हो रही ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात की कोशिश करें कि जो समय सीमा उनको निर्धारित है उसमें ही अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे और अगर उनको देना है तो दे दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आल राजस्थान से आल इंडिया करने में भी 6-6 महीने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइसेंस आल राजस्थान है और आल इंडिया करने के लिए भी 6-6 महीने लग जाते हैं, जबकि जिला कलेक्टर नागौर ने अभिशंसा कर दी, आज तक वो लाइसेंस आल राजस्थान से आल इंडिया नहीं हुआ। इसलिए खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 मिनट हो गए, मैंने नेक्स्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल किया ना, देखिए अगर वो तो आपकी मर्जी है, आप ये खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, नरम रुख तो है नहीं, आजकल तो बहुत कड़ा रुख है आपका विरोध पक्ष के प्रति। अगर आप चाहें तो एक सवाल पूछ। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक सप्लीमेंट्री पूछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाइसेंस का पहले औरों को बिठाइए तब आपको इजाजत दूं मैं। अरे साहब मैं तो जब ये खड़े हुए उसके बाद से पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं से हाथ खड़ा कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं आप? आसन का रुख बहुत कठोर होता जा रहा है। आसन का रुख बहुत कठोर होता जा रहा है, इसमें प्रतिपक्ष को आपत्ति है। हर बार इश्यू बन जाता है, इस कुर्सी पर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, देव साहब, अध्यक्ष महोदय हम सीरियस कंसर्न करते हैं। आसन की जिम्मेदारी है, जो हमने फैसला किया था कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़ा हो, उसके सामने कोई नहीं बोले। What message you want to give? Unfortunate, you see in the history of 2.5 years. You should encourage it. You should patronize our people. That is not desirable. At least we expect from you, being a senior parliamentarian, आपको हमको जो पेट्रोल करना चाहिए, हमारे लीडर को आप कह देंगे तो हम क्या बोलेंगे? नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, नियमों में ये प्रावधान है कि कम से कम एक दिन में 12 प्रश्न का जवाब। ये 2.5 साल से प्रावधान है, 50 साल से प्रावधान है। जब आप पिक एंड चूज का नहीं हो सकता। यू सी दिस, आपके टेन्योर में आधे घंटे तक क्वेश्चन हुए। ये स्ट्रिक्टली एक दिन होंगे क्या? आपको खुद को सीएल लीडर को ऐड करना चाहिए। सीनियर आदमी है, आप कमेंट करते सीनियर आदमी को। आप सीनियर लीडर को भी आप नहीं जान चाहते, नए को नहीं जान चाहते। दैट इज नॉट द वे टू कंडक्ट द हाउस। आपने सीनियर लीडर को नहीं बोलना चाहते, क्या मतलब है? यू ऑलवेज कम आउट विद सरकार की प्रतिपक्ष के नेता भाई को यूं नहीं करें आप। आपके माननीय सदस्य खड़े हो गए, प्रतिपक्ष के बोलने का अधिकार है। आपके सदस्य तो आपको बोलने नहीं देते, बोलने का अधिकार है, अभी नहीं डाले। आप आसन से करें, काम आसन का जब आप महावीर पहले खड़े, आप खुद खड़े हुए, आप खड़े, आप खड़े हुए, आप क्या कह रहे हैं? आप चीफ विप है, मैं तो एमएलए हूँ, आप चीफ विप है। आप ध्यान रखिए, आई एम एमएलए, यू आर चीफ विप। आप रूलिंग पार्टी के चीफ विप है। आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। आपके नेता बोलेंगे तो हम भी सब रूलिंग पार्टी इस कुर्सी पर रूलिंग पार्टी के चीफ विप है। ये क्या एग्जांपल देना चाहते हैं?
माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आपके भाव से ऐसा लगा आपने कृपा पूर्वक मुझको अलाउ कर दिया है, ऐसा आभास लगा। अभी भी अगर आप परंपरा नहीं है उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल हो गया, आप अलाउ करते, मैं नहीं पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं पूछूंगा। आप कहें कि हाँ पूछिए तब तो पूछूंगा, वरना मैं कतई नहीं पूछूंगा। नई परंपरा डाल रहे हैं अध्यक्ष जी आप। ये तो आज आ ही गया सदन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल हो गया, इनको अलाउ करेंगे हम। का रुख विपक्ष के प्रति नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल हो गया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इनको अलाउ नहीं करेंगे आप। अध्यक्ष महोदय नई परंपरा डाल रहे हैं, शब्द इस्तेमाल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल हो गया और आपने इनको परमिशन दे दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रश्न सत्ता पक्ष का था। मैंने जानबूझ के प्रतिपक्ष को बोलने का, सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया। यद्यपि इधर से भी खड़े थे, माननीय सदस्य इधर से भी खड़े थे, और इस तरह से आप आक्षेप यदि लगाते हैं कोई साधन के ऊपर, तो आप जैसे सदस्य से मैं ये उम्मीद नहीं करती हूँ। मेरा आक्षेप, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आक्षेप सिर्फ नहीं है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उसको दूसरी भाषा में कह रहा हूँ कि आपका रुख जो है विपक्ष के प्रति कठोर, बहुत कठोर होता जा रहा है 2 दिन में, और पूर्व में था तो उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। आपके प्रति तो मेरा रुख कठोर, वो तो आपकी कृपा है। मैंने विपक्ष के प्रति कहा है। मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपके मार्फत, आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, के लिए शोभनीय नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता आप आसन के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, शोभनीय नहीं है। बहुत गंभीर बात है। आई एम वेरी सॉरी। आक्षेप नहीं, आप खुद बर्बाद मैंने ऐसा होते हुए मैंने ऐसा किया। क्यों कहा था आसन से? आसन खुद ही करा। क्या कहा? आप दिखवा लीजिए। आपने जा रही है, आसन खुद ही करा। क्या आपने आप पर मैंने आसान किया? जब उनको मैंने मौका दिया तो मैंने कहा आपके प्रति तो कठोर नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? कहाँ मौका दिया? कह दिया आपने, लेकिन आपने जो कुछ आपने कह दिया आसन के प्रति प्रतिपक्ष के नेता से उम्मीद नहीं, हमें आसन का प्रति कोई अनादर नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आसन, हम तो ये कह रहे हैं आसन कठोर हो रहा है, तो कहने का अधिकार है, ये पार्लियामेंट्री वर्ड है, कठोर है आसन। हम ये नहीं कहते हैं पक्षपात विपक्ष के नेता अध्यक्ष महोदय है, आसन की गरिमा है, आसन की मर्यादा है। आप तो हमें कुछ सिखाने के लिए हैं, इतने वरिष्ठ आप हैं, आप आसन को ही कह रहे हैं, आसन को सीधा चार्ज कर रहे हैं। आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी। आप कई वर्षों तक सदन में रहे हैं, आसन सर्वप्रिय है, आसन की गरिमा है, आसन का सम्मान करना सबका फर्ज है, नियमों और प्रक्रियाओं में प्रावधान है। मतलब ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। शिवी साहब, जो गरिमा का पाठ आप मुझे पढ़ा रहे हैं, आसन न्याय वो पाठ मैं उस समय से जानता हूँ जब आप पानी को पू कहते थे, शासन नहीं करे, आप पू कहते थे। इसीलिए मुझे अफसोस है कि आप उस समय से सदन में आने जब पानी को मैं पू कहता था, और उसके बाद आसन पर इस तरह का हस्तक्षेप, आसन पर इस तरह का आरोप आपके द्वारा, सामने खड़े क्या आरोप दे रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? खुद ये पार्लियामेंट मिनिस्टर है, ये पार्लियामेंट मिनिस्टर एग्जांपल दे रहे हैं, सीएलपी लीडर के सामने क्या खड़े हुए? एग्जांपल पार्टी चला रहे, राज कर रहे हैं आप। अरे आप राज कर रहे हो, हम तो विरोध में कर रहे हैं, हमें तो अल्लाह करने दो। राज करने के बाद भी अकड़ नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं आप? भी अकड़ नहीं है आप पे। अध्यक्ष महोदय, फिर कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में मीटिंग हुई, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया चाहते हैं। हमने कल प्रश्न लगाया ग्रहकर का, आज आपने 7 बजे लगा दिया ग्रहकर का। ये अपोजिशन के प्रति आपका रुख है अध्यक्ष महोदय। एक क्वेश्चन जो डेफर किया उसको लगा दिया आपने लास्ट में। आप चाहते ही नहीं कि सदन के अंदर प्रतिपक्ष की कोई बात को हम हाउस के अंदर रखें। अध्यक्ष महोदय, आप आपके चैम्बर में मीटिंग करिए, चर्चा कराऊंगी ना। क्या कराएंगे? कब कराएंगे? 8 बजे रात को, हमेशा 7 बजे तो हाउस खत्म होगा। होती है, बाद में होती है। माननीय सदस्य आप फिर याद कर ले, स्थगन प्रस्ताव पे हमने आपको कहा था कि मौका देते तभी आपने कहा नहीं होता। आपके तो याद ठीक नहीं है, या आपकी मेमोरी में कोई तकलीफ हो गई है? श्री मोहम्मद बाहिर आजाद,
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्या बाबा 7 बजे चर्चा इस सदन के अंदर का मामला माननीय अध्यक्ष महोदय, तो एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने इतनी गंभीरता से लेकर पहली बार आधे घंटे की चर्चा दी है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 7 बजे लगा दिए। यहाँ तो 1-1 बजे तक चर्चा हुई विधानसभा में। 7 बजे कोई आपका कोई समय बिगड़ रहा है क्या? ये कोई नियम आप उठा के देख लीजिए। 7 बजे नियम कब चाहे यूज कर ले आप। आपको गवर्नर की डिबेट के पहले लगाना चाहिए था ये। 7 बजे की तकलीफ आपको महसूस हो रही है क्या? इंपोर्टेंस करना चाहते हैं आपने गवर्नर की डिबेट के बाद लगाया, आप उठा के देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी बात जो भी विपक्ष उठाए उसको आप देख के आप विलोपित करें, ये नहीं चलेगा। हम चुपचाप बैठे। बंद करिए, आप नहीं चलेगा तो आप 6 महीने पहले क्या कर लिया आपने? 6 महीने पहले चलाइए, बंद करिए हाउस को। कोई जरूरी थोड़ी हाउस चले। यदि हाउस का चलाने का जिम्मेदारी हमारे पर है तो इन पर भी जिम्मेदारी है, अध्यक्ष पर भी जिम्मेदारी है। सिंचाई मंत्री जी 8 बजे फिर 8 का समय नजदीक आ जाता है ना, इसलिए वो गंभीरता खत्म हो जाती है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आपका भी 8 बजे का समय आता है क्या? 8 बजे बाद तो सरकार का ही नहीं पता रहता। अन्य नाथद्वारा से आने वाले सदस्य ने जो 12 सवाल का आपने कहा है, अगर परंपरा और नौकरशाही की परंपरा यहाँ नहीं चलती है। सदन चलाना आपको है, अगर नहीं चलाना चाहते मत चलो, हमें क्या आपत्ति है? सहयोग से चलाएंगे। चलाओ। मैं निवेदन हमें क्या धमकी दे रहे हैं आप? आपसे हरियाणा में अध्यक्ष महोदय, आप नहीं देना चाह रहे थे। नहीं चलेगा, आप नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं तो नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसको कह रहे हैं आप। 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है सामान्यतया गवर्नर साहब की अध्यक्ष महोदय, जब एड्रेस पे डिबेट होती है तो इस प्रकार के मुद्दे 0 आवर में ही उठाए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों की सहमति से कभी कभी एक आधा उदाहरण के अलावा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब इस प्रकार की चर्चा जिसको आपने नियत किया है वो क्वेश्चन आवर के बाद तत्काल लेनी चाहिए। ये हाउस की परंपरा रही है पहले से, आप उठा करके देख ले रिकॉर्ड। लेकिन अब माननीय सदस्यों की जिस तरीके से मांग है उसके आधार पर आपको इसको मंजूर करना चाहिए और इसको 7 बजे की जगह 0 आवर में इसकी अध्यक्ष महोदय, हाउस टेस्ट के बारे में डिबेट करानी चाहिए, क्योंकि प्रेस भी इसके बाद चली जाती है, फिर उसका मतलब ही नहीं रहता चर्चा का। इसलिए आप इसको इस वक्त में कराएं और प्रश्नों के बारे में भी मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं, कम से कम 2-4 सप्लीमेंट्री तो हर प्रश्न में होनी चाहिए और एक भी सप्लीमेंट्री कब नहीं हुआ? सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय नहीं हुई थी। प्रेस के बारे में आप कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंट्री इसी पे पूछ रहा हूँ। 2 बजे तैयार रही है। गृह मंत्री जी, आपको जो बोलना छपाना प्रेस बैठी रहती है, इसलिए आपको प्रेस की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस प्रश्न के उत्तर में अगर कहीं भी आप कोई कमी खामी पाएं तो सदन के बाद भी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं सदन जैसा ही मान करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कोई हिचकने का सवाल नहीं। प्रश्न ये मंत्री महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जब ये हजारों पशुपालक राज्य से बाहर अन्य राज्यों में जाते हैं, तुम विधानसभा के सदस्य और उनके ये आप फैसला कर दो। प्रत्येक वर्ष उनके साथ में लूट होती है, लुटेरे लूट के चले जाते हैं उनकी मवेशी को, निर्वाचित होकर और उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है। मंत्री महोदय, उनको कितने पशुपालकों को आपने लाइसेंस जारी किए हैं जो प्रदेश से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने अप्लाई कर रखा है लाइसेंस के लिए? काम न्याय करना है, लोगों ने भी लाइसेंस विधानसभा अध्यक्ष की अपेक्षा है सबके साथ न्याय करें। इन्होंने भी अप्लाई कर रखा है। प्रश्न आया था, आपने आधा घंटा चलाया। सब लोग पाली जिले में 20 पशुपालकों ने अप्लाई किया और मंत्री महोदय एक को भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र जारी करके मेरे पास में भी भेजा कि इनको लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सदन चलता है तो सदन का चलने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय बोलना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय उनको भी सूचीबद्ध किया जिनके पिछले सत्र में इस विषय में प्रश्न थे। प्रमोद भैया का था, रामनारायण जी मीणा, वीरेंद्र जी, भरत सिंह जी का, सबके प्रश्नों को भी मैंने वापस टटोला और उसके आधार पर मैंने पूरे 16 अगस्त के दिन पूरा डायरेक्शन जारी किया है। इस तरीके के आप इसको निपटाएंगे, अधिक से अधिक 90 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, चाहे वो कलेक्टर तक होगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर दीजिए, आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार करिए। अगर वापस उसको नवीनीकरण करना है तो उसके लिए भी उसको 60 दिन का समय दिया, उस समय की अवधि में पूरा करें। जो जिनके फादर की डेथ हो गई और लाइसेंस उनके पास आना है, उसमें भी अगर जो डिले हो रहा है उस डिले को भी समाप्त करके जो एक परफॉर्मा है
जिसमें उसके परिवार के सब लोगों को उस लाइसेंस उस व्यक्ति के नाम से वो जो शस्त्र ट्रांसफर करना है वो अगर पत्र भरेंगे, अगर वो एलिजिबल होगा लाइसेंसी के लिए तो निश्चित रूप से उसको 60 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद भी आपको कहीं, मैं सोचता हूँ, मैंने प्रश्न की सभी कॉर्नर से मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं समय बचाने की दृष्टि से आपको कहीं भी कोई कमी लगती है जहां पालना नहीं हो रही है, मेरे डायरेक्शन अभी 1 तारीख को मैंने और दिया है कि इसके लिए कलेक्टर स्वयं जिम्मेदार होगा, या तो उसको 90 दिन में इसका डिस्पोज ऑफ करना है या रिजेक्ट करना है, जो भी उसके पास कारण है। मैं सोचता हूं कि आप सबके प्रश्नों के आधार पर ही और प्राक्कलन समिति के सुझावों के आधार पर ही मैंने सारे के सारे डायरेक्शन जारी कर चुका हूं, उसकी पालना हो रही है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, थोड़ी बहुत कमी खामी होगी तो और सुधारेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सवाल मंत्री जी के उत्तर का नहीं है, प्रश्न ये है कि आसन द्वारा जिस तरह के नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने से पहले ही आप कह देते हैं आप क्या बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हमने आपसे उस दिन सर्वदलीय बैठक में भी निवेदन किया था और आपने स्वयं ने ये डायरेक्शन दिए थे कि जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर बोले तो कोई माननीय सदस्य बीच में रोका टोकी नहीं करेगा। वो बोले जो कुछ बोले, आप बोलने से पहले कह देते हैं कि आप क्या बोलेंगे, ये बात ठीक नहीं है। हमारा विरोध इस बात को लेकर है माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप झुंझुनू की मीटिंग में गए, अध्यक्ष की हैसियत से नहीं गए थे, आप एक एमएलए की हैसियत से झुंझुनू की मीटिंग में गए और जिला परिषद की मीटिंग में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष झुंझुनू की जिला परिषद में वॉकआउट करके आ जाए, और आपने कहा मैं सदन में एमएलए की हैसियत से गई थी। यहाँ भी आप जो बातें करते हैं, चेयर के साथ साथ आप एमएलए भी हैं। यदि आप एमएलए की हैसियत से सीएलपीडी को टोकते हैं तो फिर क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे आप? इसलिए अध्यक्ष महोदय ज्यादा जरूरी है कि एमएलए की हैसियत से भी और लीडर की हैसियत से भी आपको, अध्यक्ष महोदय आप ये 2.5 साल से हमारा 2.5 साल से अध्यक्ष महोदय 2.5 साल से आपके चैम्बर में 4 बार मिले। अध्यक्ष महोदय हम 4 बार आपके चैम्बर में मिले, जब भी सीएलपी लीडर कल्ला साहब थे तब भी आप उनको टोक रहे थे। हमने बार बार ये बात आपसे कही है कि हमारे सीएलपी लीडर हो चाहे पार्टी का लीडर हो, सीएम हो, जब भी ये बोले आप टोके नहीं। आपने एक तो सीएम जब बोलते हैं तब तो आप टोकना नहीं चाहते, सीएलपी लीडर जब से खड़ा हो आप क्या बोलेंगे, आपकी क्या बात है, आप बुजुर्ग आदमी है। ये अध्यक्ष महोदय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक अध्यक्ष इस तरह के कमेंट करे, इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष अभी इम्पार्शियल नहीं है, अध्यक्ष के मन में अभी भी अपनी पार्टी के प्रति लॉयल्टी है। इम्पार्शियलिटी को रोकता अध्यक्ष जब तक सीएलपी लीडर को सम्मान नहीं दिया जाएगा, बात दी जाएगी, नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय आप स्वयं बताइए, आपने झुंझुनू जिला परिषद में एमएलए की हैसियत से मीटिंग में गए थे। झुंझुनू जिला परिषद में एमएलए की हैसियत से जाएंगे तो राजस्थान में सर्वसम्मत अध्यक्ष है, मान लिया यहाँ पर अध्यक्ष की हैसियत से बैठी है और चेयर का अपमान करने का आपको अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता आप भी मंत्री रहे, आप भी जाते थे जिला परिषद की बैठकों में, आप एमएलए की हैसियत से जाते थे और किसी भी बैठक में जाएंगे एमएलए के हिसाब से जाएंगे। राजस्थान की विधानसभा में सम्मान करने की हमारी जिम्मेदारी है। पक्ष आपका सत्ता पक्ष गरिमा का पाठ हमें पढ़ा रहा है और वो लोग पढ़ा रहे हैं कि जब हम आए उस समय पानी को बू कहते थे, और सारा सत्ता पक्ष जो आज विराजमान है वो सब मेरे बाद में आया, सब मेरे से बाद में मेरे से पहले जन्म लेने वाला चला गया दिल्ली, या मेरे से पहले जन्म लेने वाले हैं स्पीकर साहब। ये तो अगर कुछ मुझे कहें, ये मुझे गरिमा का पाठ पढ़ाएं। गंगाराम जी तो इधर के ही नहीं है, ये तो हमारे यहाँ से पैदा हुए थे, अजय हमारे यहाँ से पैदा हुए थे, उधर बैगन में कर गए और फिर हमारे में आ गए, अब वहाँ हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास रहें, क्योंकि आपने इनको कोई सम्मान नहीं दिया। इनको सम्मान नहीं देने का कारण भी, इनको सम्मान नहीं मिलने का कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हमारे स्तर थे इसलिए आप लोगों ने बनने दिया। आप मुझे पाठ पढ़ाएं, मैं मानता हूँ, उम्र में मेरे से छोटी हैं, पब्लिक में मेरे से बहुत जूनियर हैं, इनकी शादी इनके के साथ मैं करवा के लाया था। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी अगर मुझे कोई गरिमा का पाठ पढ़ाएं तो चूंकि यहाँ है, इस पद पर है, मैं सम्मान करूंगा और मानूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदया कुछ भी ख्याल नहीं रखती आप, इतना कठोर होती जा रही हैं, ये ऐसा नहीं होता जा रहा है। ये पिछली बार कल जब हमने बहिर्गमन किया हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ प्रथम बार व्यवस्था के खिलाफ हमें करना, जो अक्सर नहीं होता है। अब आप फिर आप अवसर दे रही हैं
कि हम आपके खिलाफ जाए? फिर अब आपकी नाराजगी है झुंझुनू की, मैं इसका क्या करूं? आपकी नाराजगी है झुंझुनू की। अब आप यहाँ से बाहर भी आपने फरमाया कल परसों कि झुंझुनू वालों से मैं बहुत दुखी हूँ। आप दुखी हैं, ये बात सही है, लेकिन मान्यवर आपका निर्वाचन क्षेत्र बिगड़ा है, उसमें मेरा कोई बस नहीं है, वो बिगड़ा है। और आज ये हकीकत है अध्यक्ष महोदय, इन बातों की रिलीवेंसी क्या है? ये हकीकत है, क्या रिलीवेंसी है इन बातों की यहाँ? आज ये हकीकत है। माननीय सभासदों, सुन लो मेरी बात, ये हकीकत है आपका बिगड़ गया, और ये हकीकत है कि आप नहीं जीत सकेंगे वहां से। ये मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, अगर आप जीत जाए और मैं जीत के आ गया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आप नहीं जीतेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ मेरे पे क्यों निकालते? वो फ्रस्ट्रेशन जिला परिषद से आपने बैरिकेड में किया, मैं रोक रहा था आपको, आप वही बैरिकेड में क्यों किया आपने? जबकि हमारा बहुमत था दूसरों का, मेरे को छोड़ कर बहुमत था, मगर आपके साथ में चला जाता तो भी उपास होता। तो आप ये कहीं की बात यहाँ ला करके इस्तेमाल करती हैं, ये दुखदायी है, परंपराओं के खिलाफ है, आसन के लिए शोभनीय नहीं है, आसन के लिए अशोभनीय है। ये कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, राम राम सर, राम राम सर। क्या मंशा है आप सदन की? अध्यक्ष महोदय, जो दृश्य आज पैदा हुआ है राजस्थान की विधानसभा में, ये दृश्य कतई उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय। सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए और स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। 1 घंटे के लिए। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष,
सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक 4 बजे तक स्थगित की जाती है। 4 बजे तक। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। महाभारत के महारथी एक एक करके आ रहे हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष,
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुख्यमंत्री जी के कक्ष में एक सर्वदलीय राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी और हम सब ने, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन किया था कि आज जो कुछ सदन में हुआ है उसके अंदर हमारी सबकी भावनाओं को सदन से अवगत करा दें और उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैं सदन में नहीं थी जब कोई घटना यहाँ घटी थी। मैंने सदन की प्रोसीडिंग्स को लेके उनको पढ़ा है। उसको पढ़ने के बाद मैं समझती हूँ कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। ये आसन की गरिमा को बचाए रखना ये हम सबका, जो भी सदन में बैठे हैं उन सबका कर्तव्य है और मैं सब लोग जो भी यहाँ बैठे हैं उन सब की ओर से आपसे क्षमा चाहूँगी कि आज सुबह जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। और मैं विश्वास करती हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम हम सबका है। हम सब मिलके सुचारू रूप से सदन को चलाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और मैं विश्वास करती हूँ आपसे क्षमा मांगने के बाद कि हम लोग मिलके इस काम को कर सकेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोग कल से इस सदन को सुचारू रूप से मिलके चलाएं। कोई भी इस तरीके से घटना हो तो मिल बैठ के इसको सॉर्ट आउट करने में कोई मुसीबत नहीं होती है, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि इस तरीके की घटना फिर से सदन में नहीं होगी। याचिकाओं का उपस्थापन। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, आप क्या कहना चाहते हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है तो, लेकिन जिन्होंने ये सिलसिला चालू किया है उनको कुछ कहना चाहिए था, ज़्यादा ठीक रहता। क्योंकि याचिकाओं का उपस्थापन। कल 4 तारीख को जो पर्ची और वो जो 295 है, कल कोई 11 बजे शुरू होगा हाउस, वो आज वाला बिजनेस कल से टालने शुरू के लिए आप निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं, पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि कल मुख्यमंत्री देनी पड़ेगी। कल दीजिए आप पर्ची। नहीं मैम, कल कोई अपना सैटरडे को अपना बिजनेस अपन ने रखा है तो कल प्रश्नकाल तो है नहीं, तो उस क्वेश्चन आवर के टाइम में हम वो जो पर्ची और प्रश्नकाल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि पर्ची और ये भी ना हो, सीधे अपन गवर्नर स्पीच पे। नहीं मैम, हमारा एक निवेदन था कि आप जो 295 पर्ची कल ले ले 11 से 12 में, जो आपसे निवेदन है आज वाला बिजनेस कल 11-12 में हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ साहब। 295 तो पढ़े हुए मान लिए गए। जी जी हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि आप चैम्बर में बात कर लीजिए। प्रभुलाल जी सैनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2004-5 सदन की मेज पर रखता हूं। याचिकाओं का उपस्थापन श्री अर्जुन लाल जी मीणा। श्री वीरेंद्र बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्राम पंचायत एवं पंचायत मुख्यालय सुई, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं लूणकरणसर जिला बीकानेर में रोडवे बस स्टैंड स्थापित करने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार प्रारंभ होगा। नाम मेरे पास कोई है ही नहीं, किसका दूं? जिसकी मर्जी है खड़ा हो।
माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मेरी एक प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय मेरी एक प्रार्थना, एक मिनट अध्यक्ष महोदय मेरी एक प्रार्थना है। इस बार सर्वदलीय बैठक में और उसके पश्चात आपने समय का बंटवारा किया था। समय के बंटवारा के अनुसार आपने ये भी कहा था कि उस निश्चित समय में जितने मान्य सदस्यों को जो भी दल बुलाना चाहे, उनके सदस्य बुलाना चाहे बुलाएं। हमारे दल का 8 घंटे बाकी है और 9 घंटे, और प्रतिपक्ष के दल का मात्र 2 घंटे। हमारे मेंबर कल तक बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें ज्यादा हमारी तरफ से ओपन करवाएं, हमें ज्यादा मौका दें बोलने के लिए। हमारे कई मान्य सदस्य बाकी है। आप समय का बंटवारा आप